आंसर कौन सा हो जाएगा फटाफट से आप सब लोग को जवाब देना अगर आप लोगों को पता है तो। एक दलीय या फिर द्विदलीय या फिर बहुदलीय या फिर क्या कि एकल आधिपत्य दलीय व्यवस्था, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों। देखिए तो भारत की अगर बात करेंगे तो इसमें जो हो जाएगा ना बहुदलीय व्यवस्था है, यानी बहुत सारे दल इस भारत को भी मिल जाता है, जैसे कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, ये सारे क्या है कि दलीय एक दल है, ठीक है। तो बहुत सारे दल है ना, तो आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। और पूरे भारत में 6 जो है, मात्र 6 जो इम्पोर्टेंट दल है। अब दूसरा है कि 1971 में बने महागठबंधन का क्या ध्येय, यानी कि क्या महत्व था। इंदिरा गांधी हटाओ या फिर क्या कि क्षेत्रीय गठबंधनों का उदय या फिर दलों का अनुशासन का अभाव, क्या होगा दोस्तों। फटाफट से आप सब लोग को इसका आंसर करने हैं, यानी कि क्या उद्देश्य था। तो 1971 की अगर बात करेंगे जो महागठबंधन का जो ध्येय था वो था इंदिरा हटाओ, यानी कि इंदिरा गांधी ने काफ़ी तनाशा हो चुका था, इस वजह से यानी क्या होगा बी नंबर इंदिरा हटाओ का नारा दिया था सब लोगों ने, ठीक है। अब अगला सवाल को देखेंगे, अगला सवाल 3rd नंबर है। 3rd नंबर यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि देखिए किन्हीं 3रा नंबर देखिए किन्हीं वाम पार्टियों की कोटि में रखा जाता है, यानी किन्हें सॉरी किन्हीं नहीं है, किन्हें वामपंथी पार्टियों में रखा जाता है। तो जनता दल है, उसके अलावा यानी भारतीय जनता पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी या फिर कम्युनिस्ट पार्टी। तो कौन सा यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, आप सब लोग को फटाफट से जवाब लगाने हैं दोस्तों, ठीक है जी। तो इसका अगर सही जवाब की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राइट आंसर सी नंबर हमारा जवाब हो जाएगा, यानी वामपंथी हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत 14 नंबर है हमारे पास कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर, संविधान सभा की जो यानी योजना हुआ था किस आधार पर, कृषि मिशन, उसके अलावा क्या कि माउंटबेटन योजना या फिर बेवेली योजना या फिर कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका सही जवाब की अगर बात करेंगे दोस्तों, देखिए ये जो संविधान जो बनाने का जो ध्येय था वो कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट में एक बैठक बुलाई गई और सभी हमारे देश के जो लोग थे महत्वपूर्ण लोग, वो लोग भी यानी संविधान बनाने का आदेश दिया, ठीक है। और अगला सवाल देखिए यहाँ पर, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पारित प्रस्तुत किया गया। अब यहाँ पर देखिए इस संविधान जो निर्मात्री यानी कि बनाने का जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया था, उद्देश्य यानी प्रस्ताव। अब यहाँ जवाहरलाल नेहरू है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रस्ताव को बोला जाता है, यानी संविधान का आत्मा बोला गया है दोस्तों। तो इसका सही जवाब की अगर बात करेंगे तो भीमराव अम्बेडकर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर होगा, 1946 में प्रस्ताव रखा था दोस्तों, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल को देखेंगे। अगला सवाल हमारे पास 7 नंबर है ए। इसमें ना संविधान जो प्रस्ताव रखा था दोस्तों कि 1946 के बाद जो बनना शुरू हुआ था, ठीक है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संविधान निर्मात्री सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति यानी कि पूर्ण रूप से जो है अध्यक्ष कौन बने, ठीक है। तो हालांकि सच्चिदानंद सिन्हा वो अपूर्ण थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर एन राव या फिर क्या कि डॉक्टर अंबेडकर। तो पूर्ण अगर बात करेंगे प्रारूप समिति के अध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा भीमराव अंबेडकर। और अगर प्रारूप समिति का बोला जाएगा तब, वरना आपको सच्चिदानंद सिन्हा बुरे आदमी थे, इसीलिए ना उन लोगों को आज़ादी से पहले बिना वोटिंग किए हुए उसको बना दिया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, और वोटिंग करके किसको बनाया गया था, भीमराव अंबेडकर को, है ना। उसके अलावा अगला देखिए किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, यानी कि संपूर्ण क्रांति किसने नारा दिया था, जयप्रकाश नारायण, चौधरी रहमत अली, उसके चौधरी चरण सिंह या फिर इंदिरा गांधी या फिर मोरारजी देसाई। तो देखिए चौधरी क्या होगा, जयप्रकाश नारायण, राइट आंसर बी नंबर होगा जाएगा, है ना। तो ये 1974 में छात्र आंदोलन हुआ था उस टाइम, और उस टाइम में भी संपूर्ण क्रांति का जो है इन्होंने भाग लिया था, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर नायक बोला गया है इसको, लोक नायक के नाम से। अब देखिए यहाँ पर भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो भारतीय लोगों के बोलेंगे, ठीक है। तो कितना मौलिक अधिकार है दोस्तों, तो अधिकार की अगर बात करेंगे 7 है या फिर 5 है या फिर 6 है या फिर 8 है। मौलिक अधिकार मतलब कि उसको चेंज नहीं करा जा सकता है, जैसे कि हमारा भारत अखंड और नहीं सकता, 6 है उस तरह का। तो 6 जो है मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, उसके अलावा समानता का अधिकार, ये सारी संपत्ति का अधिकार, ये सारे क्या है कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता है, नहीं मौलिक अधिकार हमारा है, ठीक है। इसको कोई भी बदल नहीं सकता है ना। उसके अलावा अब यहाँ देखिए 10 नंबर हमारे पास सवाल है कि निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो कौन जो है मौलिक अधिकार नहीं है, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या फिर अब यहाँ पर अगला देखिए, अगला है हमारे पास कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर संपत्ति का अधिकार। तो देखिए ये ना मैं अभी उस टाइम बताया था संपत्ति का अधिकार, तो संपत्ति का अधिकार नहीं, मौलिक अधिकार नहीं है ये मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, पहले था इसका, ठीक है। लेकिन अब
हटा दिया गया दोस्तों, है ना। इसीलिए हमारा राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, मौलिक अधिकार। बाकी धार्मिक स्वतंत्रता का संग्राम, समानता, ये ठीक है। अब अगला देखिए, कानून का सामना यानी संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया। तो कानून का सामान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया, तो इसका देखते हैं क्या हो जाएगा। फटाफट से आप सब लोग को इसका आंसर लगाने, ब्रिटेन है। उसके अलावा यहाँ पर दिखने में थोड़ा सा दिक्कत है, बट कोई बात नहीं। क्या होगा, यहाँ पर अमेरिकन है, ठीक है, अमेरिकन है, ब्रिटेन है। उसके अलावा आपको मैं नीचे भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ये अमेरिका था। तो इसका सही जवाब की अगर बात करेंगे, कानून का समान संरक्षण जो लिया गया था, तो सॉरी, यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया था, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल हमारा राइट आंसर अमेरिका करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा वयस्क मताधिकार का तात्पर्य है, तो वयस्क मत अधिकार का तात्पर्य क्या हो जाएगा। देखिए, लोगों को कितने साल तक जो मत अधिकार प्राप्त होता है, ये आप लोगों को तो पता ही होगा। अभी की अगर बात करेंगे तो 18 वर्ष में जो लोग क्या करते हैं, मत का अधिकार दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 18 वर्ष, तो सबसे पहला ही आंसर यहाँ पर हमारा सही होगा दोस्तों। 18 वर्ष का जो भी आदमी हो जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उसको क्या करा जाता है कि उसको जो है यानी ये दे दिया जाता, अधिकार दे दिया जाता कि आप जो है नहीं क्या कर सकते हो कि वोट दे सकते हो। आजकल तो पहले पहचान पत्र बना जाता था, लेकिन अभी आपको तो दे दिया जाता है। जैसे प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार क्या है। अब यहाँ पर देखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका, उसके अलावा सशक्त कार्यपालिका, उसके अलावा यहाँ पर लोकसभा, उसके अलावा क्या कि वयस्क मत अधिकार। तो क्या हो जाएगा, तो प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार अगर बात करेंगे तो लोकसभा हो जाएगा। लोकसभा से ही सरकार चुनी जाती है, ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, प्रतिनिधि सरकार का मुख्य विशेषता है, तो प्रतिनिधि सरकार की मुख्य विशेषता के उत्तरदायी सरकार है, उसके अलावा क्या कि संघात्मक सरकार, उसके अलावा क्या कि अक्षात्मक सरकार। तो सही जवाब की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल हमारा यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, संघात्मक सरकार हो जाएगा, ठीक है। प्रतिनिधि सरकार का मुख्य जो है संघात्मक हो जाएगा, है ना। उसके अलावा अगला सवाल यहाँ पर है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा एवं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उसके अलावा क्या कि वित्त मंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब की अगर बात करें, मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य आयुक्तों की नियुक्ति जो की जाती है दोस्तों, तो बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही जवाब की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा इसका, लोकसभा के अध्यक्ष नहीं, राष्ट्रपति चुनता है, ठीक है। ए नंबर हमारा सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, अगला सवाल 16 नंबर है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल हमारा सही जवाब क्या कि 5 वर्ष, 65 वर्ष आयु तक। तो सही जवाब 6 वर्ष से 65 वर्ष तक की आयु जो भी पहले हो तो उसी को चुना जाता है दोस्तों। यानी मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है नहीं 6 वर्ष से 65 वर्ष तक हो सकता है ना जी, बिल्कुल बी नंबर। उसके अलावा अगला सवाल है कि भारत के प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपके यहाँ पर करते हैं नियुक्त होते हैं या फिर निर्वाचित होते हैं या फिर मनोनीत होते हैं या फिर कोई नहीं। तो देखिए, आप भारत का प्रधानमंत्री की अगर बात करेंगे तो दोस्तों ये आप सब लोगों को पता होगा कि नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। जिसके ज़्यादा जो MP के वोटिंग होते हैं, ठीक है, सॉरी सीट होता है, तो वो ज़्यादा किसी को भी चुन सकता है दोस्तों, है ना। उसके अलावा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग का मतलब होता है कि उसको जो है यानी निकाला जा सकता है, या फिर वो अच्छा नहीं है तो नहीं बोलेंगे कि जो है उसको निकाल दिया जाए, तो वो महाभियोग बोला जाता है संविधान के अनुसार, ठीक है। तो सही जवाब की अगर बात करेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या कि देखो दोबारा से यहाँ पर अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 75 या फिर अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 61। तो देखिए, महाभियोग हम किसके तहत चलाया जा सकते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगा सकते हैं कि ये अच्छा काम नहीं कर रहा है, इसे कर रहा है। तो अनुच्छेद 61 में वो बात लिखी हुई है, उसको महाभियोग चला करके निकाला जा सकता है। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग चाहते हैं 2025 की कंप्लीट तैयारी करने के लिए, ठीक है। इसमें आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट जो पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको क्लियरली एकदम शानदार तरीके से सब कुछ दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पर अगला सवाल है हमारे पास कि भारत में राष्ट्रपति की स्थिति है। तो भारत में राष्ट्रपति की क्या स्थिति है, अमेरिका सॉरी उसके अलावा यहाँ पर देखिए गवर्नर
जनरल के समान, या फिर ब्रिटिश महारानी के समान, या फिर पूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति के समान। तो देखिए यहाँ पर आप सब लोग को पता होगा राष्ट्रपति की अगर स्थिति की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक तरह का, ये बूढ़े बाप नहीं होता है कि बाप तो बोलता है लेकिन उसका बात नहीं मानता, वही है। प्रधानमंत्री कुछ भी कर सकता है लेकिन ये नहीं कर सकता, राष्ट्रपति इतना कुछ नहीं कर सकता है। तो इसीलिए बोला गया है कि ब्रिटिश महारानी के समान हो जाएगा, ठीक है। तो सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। उसके अलावा अगला सवाल देखिए, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो राज्यसभा की अगर सदस्य के लिए न्यूनतम आयु की अगर बात करेंगे तो 25 वर्ष से कम ना हो, या फिर 30 वर्ष से कम ना हो, या फिर आयु 21 वर्ष से कम ना हो, या फिर आयु 35 वर्ष से कम ना हो। तो भाई इसमें अजीब सा लिखा हुआ है, ठीक है। तो 30 वर्ष से कम ना हो, हालांकि 30 वर्ष से अधिक, या फिर 40 वर्ष से अधिक, 25 वर्ष से अधिक, ऐसा होना चाहिए, कम ना हो बोला गया। अब अगला देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति का निर्वाचन इन राज्य की विधान सभाओं द्वारा, या फिर उच्च निर्णायक मंडल जो राष्ट्रपति को चुनता है, या फिर क्या है कि राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, या फिर संसद के दोनों सदनों के द्वारा, किसके द्वारा चुना जाता था। तो यानी उपराष्ट्रपति को निर्वाचित जो करते, कौन करते दोस्तों। तो इसका सही जवाब की बात करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, उस निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को चुनता है, बी नंबर हो जाएगा। उसके अलावा अगला सवाल है हमारे पास कि राज्यसभा के कोरम के लिए निर्धारित संख्या है। तो राज्यसभा के कोरम के लिए कितनी जो है निर्वाचित संख्या है। तो सही जवाब की अगर बात करते तो ए नंबर हो जाएगा, 25 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है कि लोकसभा के अधिकतम यानी सदस्य संख्या तो क्या है 545। एक मिनट यहाँ पर अच्छे से दिखाता हूँ, 552, 545, 525 या फिर 550। तो सही जवाब की अगर बात करेंगे दोस्तों अधिकतम संख्या तो 545 है। देखिए अभी तो वैसे 543 है लेकिन बढ़ भी सकता है, ठीक है, दो बढ़ जाता है ना। तो अधिकतम हो सकता है, सॉरी अधिकतम 552 हो सकता है, लेकिन अभी कितना है 545 है, ठीक है। ये आपको ध्यान नहीं, सॉरी ए नंबर होगा, 552 है दोस्तों, हो सकता है, ठीक है। राज्य की संपत्ति कौन हो सकता है, राज्यसभा के सभापति कौन हो सकता है। तो अब यहाँ पर देखिए कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचन, या फिर राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित, या फिर उप राष्ट्रपति पदेन, या फिर संसद के सभी सदस्यों द्वारा। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको फटाफट से इसका आंसर लगाने हैं। तो उपराष्ट्रपति पदेन, सी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा अब अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या बोलेगा कि राज्यसभा का सभापति कौन हो सकता है। भाई ये दोबारा से क्यों आ रहा है, ये दोबारा आ गया ना, चलो अब तो दोबारा आ गया, बट कोई बात नहीं, इसका आंसर हम लोग सभापति कौन हो सकता है। तो ये तो देख लीजिए सी नंबर। अगला देखिए 25 नंबर, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना है। तो 73वें संविधान संशोधन, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर देखिए फटाफट से क्या होगा कि 73वें बार जो संविधान संशोधन हुआ था तो ये 5 वर्ष हमारा सही जवाब हो जाएगा। यानी कितना संस्था कार्यकाल रखा, तो 5 वर्ष रखा दोस्तों, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5, ठीक है। अभी आप लोग पंचायती राज संस्था में 5 साल का होता है ना, 5 साल बाद फिर जाके मुखिया का इलेक्शन होता है, वही फिर से ये 73वें संविधान संशोधन भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों, तो 9वीं अनुसूची, या फिर 10वीं, या फिर 11वीं, तो या फिर 12वीं। तो सही जवाब सी नंबर हो जाएगा, यानी 11वीं सूची को रखा गया, है ना। उसके अलावा देखिए अगला सवाल, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है। तो विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र सीमा को रखा गया। तो आप लोगों को पता होगा कि अभी जो है भारत में कोई भी निर्वाचन जो है तो कितना रखा गया, तो 25 वर्ष नहीं, ये फिक्स नहीं है, अलग अलग पद के लिए अलग अलग रखा गया है। किसी भी राज्य की विधानसभा के अधिकतम अनुयोग्य सदस्य सीमा कितनी होती है। देखिए 400 सदस्य, या फिर 425, उसके अलावा 500 सदस्य, या फिर 545 है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका अगर सही जवाब की बात करते हैं तो बिल्कुल हमारा राइट आंसर क्या होगा, 500 सदस्य करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, है ना। उसके अलावा अगला सवाल है 29 नंबर हमारे पास क्या बोला जाएगा, यानी विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होगा। तो न्यूनतम उम्र की अगर बात करते हैं तो ये हाँ न्यूनतम उम्र क्या होगा, तो इसका यानी 18, 25, 21, 30। तो विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होने के लिए, ठीक है। तो न्यूनतम आयु की अगर सबसे कम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। ये नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा अब देखेंगे अंतिम सवाल। देखिए आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि यानी मासिक परीक्षा जो कि हर महीने में आपको लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों।
तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि हर महीने लिया जाएगा, तो इसीलिए आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत जल्दी आप लोग को यहाँ पर दिखा देने वाला हूँ। 30 नंबर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर विधान बनाने का सशक्त देता है? तो देखिए अब यहाँ पर देखिए संविधान में कौन सा संसद को राज्य सूची को किसी भी विषय में जो बनाने का सशक्त देता है, तो इसका सही जवाब की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर कमेंट में आप लोग बताइएगा। और आप लोग को पता होगा कि 30 ही क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए रट के आप लोग चले जाना। तो 1 नंबर यहाँ पर क्या होगा, यानी कि कौन सा आंसर हो जाएगा, फटाफट से आप सब लोग इसका कमेंट में बता दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।